नमस्कार। और हमारे आज के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पारंपरिक शासन प्रणाली की परतों को खोलने जा रहे हैं जो बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। नमस्कार। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें दिखाती है कि आज हम जिन सिद्धांतों की बात करते हैं, जैसे कि स्थानीय स्वशासन या शक्तियों का बंटवारा, उनकी जड़ें हमारी पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं में कितनी गहरी और कितनी विकसित थीं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो ये बताते हैं कि ये व्यवस्था मुख्य रूप से झारखंड के उरांव जनजाति से जुड़ी है। सही है, लेकिन इसकी कुछ समानताएं मुंडा जनजाति की शासन प्रणाली से भी मिलती हैं। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन कौन से पद थे, बल्कि ये समझना है कि ये बहुस्तरीय व्यवस्था काम कैसे करती थी। ये सिर्फ नियमों की सूची नहीं थी, बल्कि एक पूरा सामाजिक समझौता था। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी व्यवस्था की नींव उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब गांव। गांव के स्तर पर चीजें कैसे चलती थी? मुखिया कौन होता था? गांव के स्तर पर जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो था महतों का। अच्छा। हर गांव का एक प्रधान होता था जिसे महतो कहते थे, लेकिन उनका काम सिर्फ गांव का मुखिया होना नहीं था। अच्छा। वो गांव के प्रशासक भी थे और न्यायाधीश भी। हम्म। गांव के अंदर होने वाले किसी भी झगड़े या विवाद का निपटारा वही करते थे, और इस काम में गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी मदद करते थे। यानी एक ही व्यक्ति में दो बड़ी जिम्मेदारियां, ये तो काफी बड़ा काम रहा होगा। क्या उनकी मदद के लिए भी कोई होता था? बिल्कुल, एक अच्छी व्यवस्था में हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम होता है। महतो के जो सबसे करीबी सहयोगी थे उन्हें मांझी कहा जाता था। मांझी? हाँ, मांझी का मुख्य काम था पंचायत के फैसलों और संदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाना। आप उन्हें मातो और गांव के लोगों के बीच का एक पुल समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता था कि संवाद बना रहे। ये तो हो गई प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था। लेकिन भारत की किसी भी पारंपरिक व्यवस्था में धर्म और आस्था का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ वो जिम्मेदारी किसके पास थी? और यहीं पर यह व्यवस्था और दिलचस्प हो जाती है। यहाँ प्रशासनिक और धार्मिक कामों का साफ साफ बंटवारा था। अच्छा। गांव का जो धार्मिक प्रधान था वो पाहन होता था। पाहन? जी, गांव में होने वाली हर तरह की पूजा, त्योहार, शादी ब्याह, सब कुछ पाहन की देखरेख में ही होता था। अच्छा, तो पाहन बनने के लिए कोई खास शर्त भी थी? हाँ, स्रोतों में एक दिलचस्प बात मिलती है कि ये पद सिर्फ किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। अरे वाह! शायद इसके पीछे सोच ये रही होगी कि वो व्यक्ति पारिवारिक और सामाजिक रूप से स्थिर और परिपक्व माना जाता है, और पाहन को उनके काम के बदले में जो जमीन दी जाती थी उसे पहनई भूमि कहते थे। ये एक तरह से उनके पद का सम्मान भी था और उनकी आजीविका का साधन भी। क्या पाहन ये सब अकेले करते थे या उनकी भी कोई टीम थी? उनकी मदद के लिए बैगा होते थे, जिन्हें कुछ जगहों पर वैद्य भी कहा गया है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, पाहन मुख्य पुजारी थे जो बड़े और सामुदायिक त्योहारों को देखते थे। वहीं बैगा गांव के स्थानीय देवी देवताओं और आत्माओं के विशेषज्ञ थे। एक तरह से वो पाहन के आध्यात्मिक लेफ्टिनेंट थे जो जमीनी स्तर के अनुष्ठानों को संभालते थे। लेकिन हमारे एक स्रोत में एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक जानकारी है। उसमें लिखा है कि महतों के आने से पहले बैगा ही गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान यानी एडमिनिस्ट्रेटर दोनों हुआ करता था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि ये व्यवस्था समय के साथ विकसित हुई, पत्थर की लकीर नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि जब गांव छोटे थे और समाज सरल था, तब एक ही व्यक्ति यानी बैगा धार्मिक और प्रशासनिक दोनों काम संभाल लेता था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, गांव बड़े हुए और मामले ज्यादा जटिल होने लगे, तब शायद ये महसूस किया गया कि इन दोनों जिम्मेदारियों के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत है। और इस तरह बैगा की भूमिका बाद में महतो, जो कि प्रशासनिक हो गए, और पाहन, जो धार्मिक हो गए, उनके बीच बंट गई। ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। तो गांव का ढांचा तो हमें समझ आ गया, महतो प्रशासन देख रहे हैं और पाहन धर्म। लेकिन गांव की सीमा के बाहर क्या? मान लीजिए दो गांवों के बीच नदी के पानी को लेकर या जंगल की जमीन को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है, तब तो एक अकेला महतो कुछ नहीं कर सकता। और यहीं पर इस सिस्टम का अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्तर काम आता है, जिसे पढ़ा या परहा पंचायत कहते हैं। ये एक अंतर ग्रामीण पंचायत थी, मतलब कई गांवों को मिलाकर बनी एक बड़ी पंचायत। अच्छा, कितने गांव होते थे इसमें? इसमें 5, 7, 11, 21, यहाँ तक कि 22 गांव भी हो सकते थे। इसका मुख्य काम ही 2 या 2 से ज्यादा गांव के बीच के विवादों को सुलझाना था। तो ये एक तरह की रीजनल काउंसिल या क्षेत्रीय अदालत हो गई।
इसका काम करने का तरीका क्या था? क्या सारे गांव के महतो एक साथ बैठकर फैसला लेते थे, जैसे कोई कमेटी हो? नहीं नहीं, इसका भी एक बहुत व्यवस्थित तरीका था। इसकी एक त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था थी, निम्न, मध्य और उच्च। 3 स्तर? हाँ, 3 स्तर। मतलब अगर कोई मामला निचली पंचायत में नहीं सुलझता तो आप मध्य पंचायत में अपील कर सकते हैं, और वहां भी बात न बने तो मामला उच्च पंचायत में जाता था। ये आज के हमारे कोर्ट सिस्टम जैसा ही है, जहां अपील करने के कई स्तर होते हैं। 1 मिनट, यहाँ मुझे एक बात ने चौंका दिया। हमारे स्रोत कह रहे हैं कि पंचायत की इन बैठकों में मर्द और औरतें दोनों शामिल होते थे। हाँ, उस समय के समाज के हिसाब से ये तो एक बहुत ही बड़ी और प्रगतिशील बात लगती है। निश्चित रूप से यह बहुत प्रगतिशील था। ये दिखाता है कि सामुदायिक न्याय की प्रक्रिया में पूरे समुदाय की आवाज को महत्व दिया जाता था। ये सिर्फ पुरुषों का मंच नहीं था। क्या इस बारे में और कोई जानकारी है कि उनकी भूमिका क्या होती थी? देखिए, स्रोत ये तो नहीं बताते कि उनकी भूमिका निर्णायक होती थी या सलाहकारी, लेकिन उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जो इस व्यवस्था को कई दूसरी समकालीन प्रणालियों से अलग करती है। सही बात है। तो इस बड़ी क्षेत्रीय पंचायत का मुखिया कौन होता था? इस पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। पढ़ा राजा? हाँ, नाम में ही एक अधिकार और सम्मान का भाव है। जो मामले गांव के स्तर पर महतो नहीं सुलझा पाते थे, उन्हें पढ़ा राजा के पास भेजा जाता था। वो इस क्षेत्रीय परिषद के मुख्य न्यायाधीश और प्रशासक दोनों की भूमिका निभाते थे। यानी अपील का एक और लेवल। लेकिन क्या पढ़ा राजा का फैसला आखिरी होता था, या ये सिलसिला और भी ऊपर तक जाता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ा राजा के फैसले से भी कोई संतुष्ट न हो? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इस व्यवस्था में इसका भी इंतजाम था। व्यवस्था का जो सबसे ऊंचा पद था वो था पढ़ा दीवान का। पढ़ा दीवान? जी, ये एक तरह से उस पूरे इलाके का सुप्रीम कोर्ट था और सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर था। जो मामले पढ़ा राजा भी नहीं सुलझा पाते थे या जिनके फैसले पर गंभीर विवाद होता था, उन्हें पढ़ा दीवान के पास भेजा जाता था। उनका फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाता था। ये सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन क्या इस बात का कोई जिक्र है कि अगर पढ़ा राजा या दीवान ही कभी पक्षपाती हो जाए तो क्या होता था? मतलब इस सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस का कोई तरीका था? ये एक बेहतरीन सवाल है। हमारे स्रोत किसी औपचारिक चेक्स एंड बैलेंस की बात नहीं करते हैं, जैसे आज के संविधान में होता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये व्यवस्थाएं लिखित कानूनों से ज्यादा सामाजिक दबाव और सामुदायिक सहमति पर चलती थीं। अगर कोई पढ़ा राजा या दीवान बार बार गलत फैसले लेता तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान खत्म हो जाता। समुदाय उसे मानने से इनकार कर सकता था। तो सबसे बड़ा चेक या नियंत्रण खुद समाज का था। अच्छा, ठीक है। अब हमारे स्रोतों में डाडा पढ़ा का भी जिक्र है। ये क्या था? क्या ये पढ़ा से भी कुछ अलग था? हाँ, डाडा पढ़ा एक और बड़ी इकाई लगती है। अच्छा। अगर पढ़ा एक क्षेत्रीय परिषद थी तो डाडा पढ़ा एक तरह का महासंघ या फेडरेशन था, जिसमें कई पढ़ा शामिल होते होंगे। ओके। का काम सिर्फ न्यायिक नहीं बल्कि ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक रहा होगा। शायद ये बड़े त्योहारों का आयोजन करता हो या पूरे समुदाय की पहचान को बनाए रखने का काम करता हो। बिल्कुल। और पढ़ा पंच का आयोजन अश्विन पूर्णिमा के दिन होता था। इसका क्या मतलब है? इसका एक निश्चित तिथि पर होना बताता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन था। ये एक तरह की जनरल असेंबली या वार्षिक सभा रही होगी, जहां सभी सदस्य गांव इकट्ठा होते होंगे, साल भर के बड़े मुद्दों पर चर्चा होती होगी और शायद बड़े सामूहिक फैसले लिए जाते होंगे। अब आते हैं इस सिस्टम की सबसे अनोखी और शायद सबसे दिलचस्प बात पर, जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। वो है गांवों का वर्गीकरण। हाँ, ये इस व्यवस्था का एक बहुत ही अनूठा पहलू है। पढ़ा में शामिल गांवों को सिर्फ गांव नहीं माना जाता था, बल्कि उन्हें खास भूमिकाएं या पद दिए जाते थे। क्या मतलब? मतलब एक गांव को राजा गांव कहा जाता था, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनरे गांव जो शायद पुजारी गांव हो, चौथे को कोटवार गांव यानी सुरक्षाकर्मी गांव, और बाकी बचे गांवों को प्रजा गांव कहा जाता था। ये तो किसी राज्य के मंत्रिमंडल जैसा लग रहा है। राजा, दीवान, कोटवार। तो क्या इसका मतलब ये था कि राजा गांव के लोगों को कोई विशेष अधिकार मिलते थे या प्रजा गांव को कमतर समझा जाता था? मेरे ख्याल से ये प्रतीकात्मक वर्गीकरण अधिकारों से ज्यादा जिम्मेदारियों के बारे में था। ये एक सामाजिक अनुबंध था। हो सकता है कि जब पूरे पढ़ा की कोई बैठक होती हो तो राजा गांव उसकी अगुवाई करता हो, दीवान गांव के लोग अपनी सलाह देते हों, कोटवार गांव पर उस आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी होती हो, और प्रजा गांव के लोग बाकी कामों में हाथ बटाते हो। एग्जैक्टली। ये सिर्फ नाम नहीं थे,
ये एक तरह से हर गांव को एक पहचान और एक जिम्मेदारी देते थे, जिससे वो आपस में जुड़े महसूस कर